वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत में होने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी हंगामा खेज और मुतनाज़ रहा। श्रीलंका और नीदरलैंड को शिकस्त देकर हमने अच्छा आगाज तो किया, लेकिन इसके बाद मेगा इवेंट के सबसे बड़े टाकरे में भारत ने बासानी हमें 7 विकेटों से शिकस्त दे दी और भारत से शिकस्त टीम के मोराल पर पूरी तरह से असरअंदाज हुई। पहली मर्तबा हुआ यह कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से भी शिकस्त खा गए, जिसके बाद टीम की सलाहियतों पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मामलात में हिस्सा डालने में पीछे नहीं रहा। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ भी खबरों में रहे। कप्तान बाबर आजम की कप्तानी पर भी तनकीद होती रही और टीवी प्रोग्राम के दौरान बाबर आजम का जाती मैसेज लीक होने का मामला भी खबरों की जीनत बना रहा। इसी दौरान कौमी क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर थे इंदमाम उल हक, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम ने कुछ कमबैक किया, कारकर्दगी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अगर मगर और कुदरत के निजाम पर रहीं। न्यूजीलैंड की श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसका जब श्रीलंका के साथ मैच था उस पर इन्हिसार किया जाने लगा। ताहम श्रीलंका को न्यूजीलैंड ने जब शिकस्त दे दी तो फिर सब कुछ बदल गया। उम्मीदें दम तोड़ गई। कौम पूरे टूर्नामेंट में मौजूदों की मुंतसिर रही और आज जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच का टॉस हुआ तो रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। टॉस हारने से पाकिस्तान का जो सफर था क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो एक तरह से तमाम हो गया और कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में ये टीमें आमने सामने तो हैं। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो अब 338 रन का जो है वो टारगेट दे दिया और अब टीम बैटिंग कर रही है जिसके हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। 171 अब से कुछ देर पहले स्कोर था, 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। आमिर सोहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बात करने के लिए। आमिर सोहेल साहब, सेमीफाइनल तो नहीं हम पहुंच सके, आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग? पाकिस्तान टीम कहां पर जो है वो मार खाई हमने इस पूरे टूर्नामेंट में? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी टीम सिलेक्शन। हमने काफी अरसे से देखा था कि हमारे स्पिनर्स जो है वो अच्छा नहीं कर रहे। फास्ट बॉलर्स की जो फिटनेस थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन हमें वो वेकअप कॉल नहीं मिली और हम लोग जो हैं वो बिल्कुल इसी नशे में रहे कि नहीं, हम नंबर 1 टीम है इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में, तो हम इंडिया में जाके बड़ा कुछ अचीव कर लेंगे। फिर एशिया कप में जो है दोबारा से आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल मिली, लेकिन हम लोग नहीं जाके, वी रिफ्यूज टू वेकअप टू दैट स्ट्रॉन्ग कॉल कि हमें टीम में चेंजेस करने की जरूरत है। फिर आपने नए चीफ सेलेक्टर रखे, उनको हैवी सैलरी पर रखा और वो चीफ सेलेक्टर बनने के बाद कहते हैं कि टीम में तब्दीली की कोई जरूरत नहीं। हालांकि सबको नजर आ रहा था कि टीम जो है वो बैलेंस नहीं है और इंडिया में अगर आप जाके वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा होना चाहिए और जो भी टीमें ऊपर आई हैं उनके स्पिनर्स देख लें, कहीं ना कहीं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की हुई है। केशव महाराज से लेके सेंटनर से लेके जडेजा एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, और उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जाम्पा की बात करें तो सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की और हम समझ रहे थे कि सब अच्छा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपको जाके काफी बड़ा सबक मिला। देखिए, इंडिया में वर्ल्ड कप था, बहुत अरसा पहले आपको पता था कि इंडिया में वर्ल्ड कप आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये जिन अंदाजों की आमिर सोहेल साहब आप बात कर रहे हैं, कुछ तवक्कुआत होती हैं, कुछ अंदाजे होते हैं और यू बीइंग ए क्रिकेटर आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि आपको पता है क्या पिचेस होंगी, क्या टीमें हैं, किस तरह से टूर्नामेंट जो है वो जाएगा। ये कहां पर मसला आपको नजर आता है? क्योंकि ये तो सारे टूर्नामेंट से पहले की बातें हैं जहां पर आपने अंदाजे लगाने हैं, जहां पर इसकी प्रिपरेशन करनी है। वो जो अंदाजा नहीं थी, ये सबको पता था। हाँ। और जब आप वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं, हाँ, तो आप हमारी स्पिन डिपार्टमेंट की, आपकी बॉलिंग की वजह से आपको ये वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स हो। देखिए, जब आपके स्पिनर अच्छे नहीं हैं तो 5 दिन उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया। अब वो जो है ओवर ट्राई कर रहे थे, उनसे नहीं हुआ तो स्पिनर से बिल्कुल बैठ गए। उसके बाद जो है वो जब फास्ट आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं चल रहा तो बैटिंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो वो एक्यूमुलेट होता गया और इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट होता गया कि आपकी टीम जो है वो आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से अंडर प्रेशर है
और वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, मगर आमिर जुबैर साहब, इसमें कप्तानी का कहां पर आप किरदार देखते हैं? बाबर आजम अनडाउटेडली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से टीम को मैदान में उतारा गया वो तरीका बेहतर हो सकता था, या फिर जो है वो जो टीम दी गई वही आपको लगता है कि उसके साथ ही मसला था कि उसको मैदान में किसी भी तरीके से उतार देते तो कुछ तवक्को कोई बेहतर नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, एक कप्तान जो है एज गुड एज हिज टीम होता है। हाँ, ठीक है। अगर आप अच्छे कप्तानों की बात करें तो उसके पास भी कदरे अच्छी टीमें थी, बैलेंस अच्छा था, जिसकी वजह से वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। देखिए, आपका कप्तान जो है बॉलर को कहेगा कि मैं ऑफ साइड पे रखूंगा फील्डर, आपने इधर गेंद करना है, वो टांग पे करना शुरू कर दे, क्या करेगा कप्तान? बहुत सिंपल सी है, हमने सारी तलवारें पे बाबर आजम के ऊपर निकाली। हाँ, मैटर कुछ और था। ठीक है, आपने जब बाबर आजम को कप्तान बनाया, मेरा ख्याल है 4 साल तो वो भी होंगे उनको कैप्टनसी करते, तो ये जो इतने लोग उनके साथ इन्वॉल्व रहे, उन्होंने क्या सिखाया उनको? इन्हें कुछ कहा कि भाई इस तरह अपनी कप्तानी इंप्रूव करो, या इस तरह जो है वो आप बेहतर डिसीजन कर सकोगे। आपने उसको कप्तान तो बना दिया, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प की? नो। अब देखें, ये दोबारा से वो हम बैक टू स्क्वायर वन आएंगे। हम कप्तान के पीछे तो पड़ गए हैं, लेकिन जो हमारे असल मसले हैं उसको हम लोग जो है शाय अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको जो है वो बैक बर्नर पे डाल रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, द वे ही प्लेड हिमसेल्फ, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है इस टूर्नामेंट में? देखिए, बहुत सिंपल सी है कि उनकी कैप्टनसी के पीछे काफी अरसे से लोग थे, और वर्ल्ड कप जाने जैसे ही अभी आपकी टीम पहुंची भी नहीं है तो बाबर आजम को चेंज करें, बाबर आजम को चेंज करें। देखिए, अगर किसी टीम को भी आपने गिराना है ना, और ऑस्ट्रेलियन जो वे ऑफ थिंकिंग था, या वेस्ट इंडीज की जब टीम खेलती थी, तो वो सबसे पहले ऑपोजिशन के कैप्टन को अटैक करते कि इसको गिरा लेंगे तो हम टीम सारी को पकड़ लेंगे। तो हमने खुद ही अपने कप्तान को गिराया, किसी और ने नहीं गिराया, हम लोगों ने गिराया। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर करके। अब जब आप रोज इतना क्रिटिसिज्म करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आएगा, और आपकी डिसीजन मेकिंग में फर्क तो आएगा। देखिए, मैं बाबर आजम को एज ए कैप्टन बिल्कुल जो है वो एक्सॉनरेट नहीं कर रहा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि उन्होंने, ठीक है, कप्तानी में कई गलतियां की होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास क्या वो टीम आपने वो प्रोवाइड की? देखिए, अभी चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि मैंने कप्तान की मानी, वो कह रहे हैं कि जी हमने चीफ सेलेक्टर की मानी, तो कोई ओन नहीं कर रहा किसी चीज को। तो ये हमेशा से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंजमाम साहब का इस्तीफा टूर्नामेंट के दरमियान में ही आ गया। आपको लगता है इससे भी टीम पर जो है वो जो टीम अभी टूर्नामेंट खेल रही थी, अब उस पर फर्क पड़ेगा, उस पर फर्क पड़ा होगा? लेकिन ऑब्वियसली जब ये सारी कंट्रोवर्सी आई है तो उससे फर्क तो पड़ा होगा माइंडसेट। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा पाकिस्तान करना चाहिए कि इन्होंने उसके बाद थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेली। अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच निकाले, एक दो और मैचेस निकाले, बड़ी जान, न्यूजीलैंड वाला, श्रीलंका वाला मैच भी इवन बहुत अच्छा खेले थे, जिसमें चेस किया जान मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम का बैलेंस नहीं ठीक था। कहीं ना कहीं आके आपका वो जो इनबैलेंस था वो आपको आके हॉन्ट करता रहा। स्पिनर आपके पास क्वालिटी नहीं थे, फास्ट बॉलर जो थे वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, वो भी तैयार नहीं थे। और हमने अपने फास्ट बॉलर्स को ये बावर ही नहीं कराया कि एट टाइम्स आपको पेस सेक्रीफाइस करनी होती है टू गेन एक्यूरेसी और बैट्समैन के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए। देखिए, अगर आपका गेंद सीम एंड स्विंग नहीं कर रहा तो जितना तेज आप गेंद करेंगे उतनी तेज ही जाएगा, उससे ज्यादा तेज जाएगा। तो हमारा जो पाकिस्तान में एक कल्चर बन गया हुआ है वो ये है कि कोई आता नया बॉलर वो तेज गेंद करता है, साथ ही कह देते ओए और बड़ा तेज गेंद खुड़ाता है। तो बैट्समैन आता है 2 छक्के मारता, ओए छक्के बड़े मारता है खुड़ाता। हमने टेक्निक के ऊपर तो एम्फोसिस हमारा है ही नहीं, और हम बड़े अरसे से ये देखें सुनते आ रहे हैं, जैसे कोई बड़े टूर्नामेंट में हम हारते हैं तो नारा लग जाता है रीबिल्डिंग। बिल्कुल ठीक है, इस दफा रीबिल्डिंग की जरूरत नहीं है, इस दफा आपको क्रिकेट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। ये जो गंदी सियासत क्रिकेट बोर्ड में और जो मुख्तलिफ लॉबियां हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, आपने इनको
परे करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो बोर्ड के इश्यूज हैं या बोर्ड की सियासत है, इसने भी टीम की कारकर्दगी पर फर्क डाला है? ये जो लड़के हमारे वहां पर इंडिया के अंदर खेल रहे थे, बिल्कुल डाला है जी। जब आपके क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग ठीक नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ना टीम के ऊपर। तो जब तक ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, जो आपके क्रिकेट के इल्स हैं उनको आप दूर नहीं करेगी, और आप अगर आपको ये शर्म नहीं आएगी क्रिकेट बोर्ड को कि इस मिलेनियम में 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और सिर्फ हमने एक के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। ठीक। अगर आपको इस चीज से अभी भी शर्म नहीं आएगी तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कुशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने बयान में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफा दे रहा हूं। उनका यह भी कहना था कि अवामी सतह पर पहले भी कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं। दूसरी तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से निगरान वजीर आजम को खत लिखने पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सदर का नाम लिए बगैर कहा कि एक आला ओहदेदार की तरफ से इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। यह तर्जुअमल मुनासिब नहीं। 3 रोज पहले सदर ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम में खत भेजा था, जिसमें बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात दूर करने का मुतालबा किया गया था। अब निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी अपने बयान में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने से मुतालिक सदर के बयान पर तशवीश का इजहार किया है। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि सदर ममलिकत वफाक की अलामत के तौर पर फराइज़ सर अंजाम दे, ऐसा तासुर ना दें कि लोग सदर ममलिकत को एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। इस मामले पर PTI ने भी अपना रद्दअमल दे दिया है और मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने में निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का हाथ है। मनून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज वजाहत देते हुए कहा कि हमारी कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। क्या कौमी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मर्तबा यही हालात होने चाहिए? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो ये जी अपना ये सहूलतकारी है। कौन सी सहूलतकारी है? ये आपके सामने हम एक एक सीट के ऊपर वी आर डूइंग पॉलिटिक्स। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन और निगरान वजीर इत्तलात का जो सदर को उन्होंने खत पर रद्दअमल दिया है, ये रद्दअमल क्या दुरुस्त है? सदर के किरदार पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? पीपल्स पार्टी इंतखाबात के इनेकाद को और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह से देखते हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये सदर का जो खत है उस पर इलेक्शन कमीशन ने नाम लिए बगैर रद्दअमल दिया है, लेकिन निगरान वजीर इत्तलात ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ठीक कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और निगरान वजीर इत्तलात? और जो पहले बहस है कि क्या सदर को ये खत लिखना चाहिए था या नहीं? थैंक यू। देखिए, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, उसके अपने तकाजे हैं। अगर वो तकाजे जी कोई भी शख्स जो उस मनसब पे बैठा हुआ नहीं पूरे करता तो फिर उस ऑफिस की कदर मंजिलत नहीं रहती। और ये कंडक्ट जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का, ये आप 2022 से अप्रैल से देख लें उनका क्या कंडक्ट रहा कि एक ऐसी एडवाइस जिस पे असेंबली डिसॉल्व की जब वो प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटेंट नहीं था अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सब्सिक्वेंटली अभी भी इन्होंने जो ख़त जो लिखा, प्राइमरीली ये इनिशिएटिव लिया इन्होंने अपनी जमात के सेक्रेटरी जनरल के ख़त पे। या तो ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है कि इसका रोल होता है नॉन पार्टिजन। बिलाशुबा जब कोई शख्स किसी जमात से वाबस्तगी होती है, उसी जमात की सपोर्ट से इस ऑफिस पे पहुँचता है। लेकिन वंस इलेक्टेड तो फिर उनका रोल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ होना भी चाहिए। इस ऑफिस के तकाजे ये हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब को PTI का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। लेकिन
लेकिन वो बुनियादी मामला तो वो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो वो इस मुतालबे को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो पीटीआई कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या हमें तो फील्ड ही नजर नहीं आ रही? हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और हमने अपने कंसर्न्स जो थे वो कन्वे भी किए। हमारी सीईसी में भी ये डिस्कशन हुई। मेरा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है मेरी जमात का भी कि हर वो सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड है वो एलिजिबल है अपने कैंडिडेट फील्ड करने के लिए, तो फिर हर उस जमात को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सो फार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईसीपी के से डी लिस्ट नहीं हुई, वो एनलिस्टेड ओवर देयर। अभी एक उनका रीसेंट इशू था कि उनको जो सिंबल था उसकी अलॉटमेंट का, क्योंकि उनकी पहले अपनी कोताही थी कि जब अंडर द लॉ जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो हर जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने होते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका जो टर्नओवर होता है उसके लिए, तो वो उन्होंने नहीं करवाए थे, इसलिए वो एलिजिबल नहीं थे। जो पार्टी एनलिस्टेड ना हो वो फिर सिंबल नहीं ले सकती, तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। ठीक है। इसलिए इलेक्शन कमीशन उन्होंने कन्वे किया और उन्होंने वो प्रोसेस अपना कंप्लीट किया और फिर वो सिंबल मांगा और सिंबल पे जजमेंट रिजर्व्ड है। तो मैं समझता हूँ कि जो जमात भी अनलिस्टेड है और जो एलिजिबल हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स, कंडक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेकिन उनका जो मेन इशू है वो उनकी ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तारियां हैं। आज उनके बड़े आम रहनुमा असद उमर, वो पहले तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे थे, लेकिन आज तो वो पार्टी और सियासत ही छोड़ गए। तो ये जो शिकवे हैं और मामलात हैं, इन मामलात को आप किस तरह से देखते हैं तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए जी, अगर किसी ने तो कोई जुर्म का इर्तिकाब किया तो उसको तो फिर वो कानून का सामना करना पड़ेगा। मुख्तलिफ मुकदमात हैं इन पे, और फिर वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ उनके जो केसेस हैं, जो उन्होंने इक़दाम किए, जो एक्ट्स थे उनके, जो आइन और कानून के वायलेटिव थे, उनको तो फेस करना पड़ेगा उनको। मार्शल लॉ तो है नहीं अभी, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को फिर अपनी हिम्मत भी दिखानी चाहिए, जुर्रत भी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 77 से लेके 88 तक हमने फेस किए इन मामलात को। हमारे कारकुन हमारे साथी फिर जमात तो नहीं छोड़ के गए। हमने कई दफ़ा ज़िया दौर में जेल की यात्रा की, हमें लेके जाते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, और अगर जुर्म का इर्तिकाब किया तो फिर उसको जो कानून है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर वो अरेस्टेड है तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए। ये आइन का तकाजा भी है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी तकाजा है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के रवैयों से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आया करते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आती। तो अगर 2018 में लोगों को इसी तरह एक जमात में भेजा गया, तो आज मैं समझता हूँ कि ये रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए। राइट। लेकिन बुखारी साहब, आप लोगों का ये कहना है कि एक जमात की सहूलतकारी हो रही है और मुस्लिम लीग नून का नाम भी ले रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उनकी कोई सहूलतकारी नहीं हो रही, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या ठीक कहते हैं राना साहब? मेरा ख्याल है हकायक से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए, और हकायक लोगों के सामने है। कुछ 4-5 दिन पहले जिस तरह गवर्नर हाउस एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, जहाँ गए ताज़ियत के लिए और फिर टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी, फिर एक सियासी जमात की मीटिंग शुरू हो गई, उनकी क़यादत बैठ के वहाँ फैसले करने लगी। तो आपको आइन और कानून के मुताबिक देखें, जो ऑफिस प्रेसिडेंट का है और गवर्नर का है, उनका तो कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है,
सो मच सो कि गवर्नर अगर ऑफिस से चला जाए या प्रेसिडेंट चला जाए तो 2 साल तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक आइन का तकाजा है। तो ये आप देखें सहूलतकारी नहीं कि किस तरह, और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, ना ईसीपी ने क्वेश्चन किया। ईसीपी ने तो बहुत सारे लोगों को सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पे केयर टेकर गवर्नमेंट से हटाया, केपीके में हटाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लीडर ऑफ हाउस कौन है? इसाक डार साहब हैं। इसाक डार का स्टेटस जो है नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है। वो नुमाइंदगी हुकूमत की करते हैं वहाँ बैठ के, और लीडर ऑफ हाउस जो उधर सेनेट में होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनी होता है। तो इसाक डार साहब किस कैपेसिटी में बैठ के वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो ऑफिस जो है उस ऑफिस को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ हिज पार्टी। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब आप क्योंकि खुद भी चेयरमैन हैं, मामलात को समझते हैं, तो क्या निगरान सेटअप जब इस तरह से हो तो डार साहब को, इसाक डार को स्पेसिफिकली उनको लीडर ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए अभी इस वक्त? बिल्कुल। देखें ना जी, जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो उनका नॉमिनी क्यों लीडर ऑफ हाउस हो सेनेट में? या तो एक नया नोटिफिकेशन किया जाता, काकड़ साहब करते। ठीक। तो काकड़ साहब ने अगर करना था तो इसाक डार को क्यों किया? किसी इंडिपेंडेंट सेनेटर को क्यों नहीं किया? ये काबिल गौर बात है, आप भी इसको देख लें हैं जी। तो मैं तो समझता हूं कि ये इसाक डार साहब अगर तो उनका नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो इलीगली लीडर ऑफ हाउस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं। अच्छा। अगर काकड़ साहब ने उनको किया है तो फिर मैं समझता हूँ कि काकड़ साहब को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं अपनी जमात की, उस ऑफिस को यूटिलाइज करते हैं अपनी जमात के लिए। तो फिर अगर काकड़ साहब ने बाप छोड़ दी और फिर लीडर ऑफ हाउस भी उसको बनाते हैं जो किसी सियासी जमात के साथ ना होता, दिस इज एन इशू एंड यू मस्ट अप्रिशिएट दिस। ठीक, राइट। मगर बुखारी साहब इसमें ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून का रिस्पांस ये है कि आप लोग इस वजह से नाराज हैं कि सिंध में उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है एमक्यूएम के साथ, बाकी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, बशीर मेमन को उन्होंने सदर बना दिया है, क्या यही वजह है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से नाराज है? बात ये नहीं है। बात यह है कि हम समझते हैं कि आज की केयर टेकर गवर्नमेंट, ईसीपी और एस्टेब्लिशमेंट भी अगर इलेक्शन इंश्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, तो ये नताज पॉलिटिकल पार्टीज और लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम नहीं चाहते कि आने वाले इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो जाए, क्योंकि अगर कंट्रोवर्शियल हो गए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। जहाँ तक इत्तेहाद का रहा, ये पहले भी इत्तेहाद करते रहे, तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादों से घबराती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने, 1970 में भी हमारे खिलाफ बहुत सारे इत्तेहाद बने, 77 में भी बने, हमने पीएनए को फेस किया, सही, हमने 88 में आईजीआई को फेस किया। तो इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी अपने नैरेटिव पे आवाम के पास जाती है और अपने मौक़िफ़ पे, अपनी आइडियोलॉजी पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दी और जो मोहतरमा ने फॉलो की, उस पर हम आवाम के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं। तो इत्तेहाद बनाए, हमें इससे कोई घबराहट नहीं है। जैसे मेरे चेयरमैन ने कहा, शायद इत्तेहाद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में बेनिफिट भी मिल जाए। और लास्टली बुखारी साहब, एक और मामला जिस पर मैं जाते जाते आपकी राय चाहता हूँ, वो केपी के निगरान वजीर आला वो इंतकाल कर गए हैं, वहां पर खबर यह है कि आईनी मामलात गवर्नर के पास चले गए हैं। आप क्योंकि आप इन आईनी और कानूनी मामलात को समझते हैं, तो आपके ख्याल में यही तरीकाकार होना चाहिए? और अगर आइन के अंदर आइन को देखा जाए तो दूसरे निगरान वजीर आला का जो तकर्रुर है उसके लिए क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है वो जो है इशू प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, अगर कौमी असम्बली एग्जिस्ट नहीं करती, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्योंकि सेनेट मौजूद होती है तो सेनेट उसका डिसाइड कर लेती है। तो मेंबर सेनेट्स के होते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अभी ये इसको गौर तलब बात है कि आया प्रोविंस के लिए भी सेनेट के जो मेंबरान मौजूद हैं वो उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसको ये गौर तलब बात है और इसमें रिसर्च की ज़रूरत है इस बात पे, क्योंकि नेशनल असम्बली और सेनेट यहाँ पर हाउस भी है और 2 हाउसेस पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारी, तो प्रोविंस पे इसको गौर तलब बात है, इसको रिसर्च करना पड़ेगा कि इन एब्सेंस ऑफ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कौन कंडक्ट करेगा, इस पे तो गौर करना पड़ेगा इसका। राइट, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते, वापस आते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान इंतकाल कर गया। आजम खान अस्पताल में जेर इलाज थे, वो आर्ज़ कल्ब में भी मुब्तला थे। आजम खान 9.5 माह सूबे के निगरान वजीर आला रहे। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, माजी में वजीर खजाना, वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी रहे। आजम खान ने माजी में चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के लिए सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। अब उनके इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील होगी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सूबे की जो निगरानी है वो गवर्नर को मुंतकिल होगी। नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर और काबीना तश्कील दिए जाने तक गवर्नर इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इस पर अलबत्ता कानूनी माहिरीन को तकसीम का शिकार हैं, कुछ कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक ये मामला साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के पास जाएगा। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर जल्द करना होगा, आईनी सरबराह का मामला है, लेकिन अगर ये इतफाक ना कर सके तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा। निगरान वज़ीर आला की दोबारा तकरीरी एक ऐसा मामला है जो पहली बार सामने आया है। आइन में एक ही निगरान वज़ीर आला की तकरीरी का तरीकाकार है, दूसरे का नहीं। इस मामले पर आगे मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, कैसे हल किया जा सकता है ये मामला। अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद, रूफ माहिर कानून है। अशतर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब, आप आइनी मामलात को समझते हैं, ये दूसरे निगरान वजीर आला का तकर्रुर मिडवे, ये किस तरह से, इसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि अहले खाना जो निगरान वजीर आजम जहां बक हो गए हैं, उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत जो है वो हम सबको करना है जी। जो आइन के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे खामोशी भी है और शायद उन चीजों को रिविजिट करना है। उसमें से एक ये है जिससे हम आज दरपेश हैं। वजीर आला अगर इस्तीफा दे दें और जिससे आज हुआ कल हुआ कि उनकी डेथ हो गई तो उनकी जगह कैसे होगा, उसके मैं 2 हिस्से क्लियर देता हूँ। एक तो ये कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा जी। जो आइन में दर्ज है वो तो अब चीजें मौजूद नहीं है, क्योंकि वजीर आला मौजूद नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह मौजूद नहीं है, और तो उसके बाद जो असेंबली में अगर कंसेंसस ना हो सके तो फिर वो असेंबली के 4 अरकान, 4 अपोजिशन के और 4 ट्रेजरी बेंचेस के, वो बैठ के करते थे। उनके पास 2 नाम जाते थे और वो भी ना कर सके तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता था। और माजी में हमने देखा कि वो दोस्त मोहम्मद साहब का मामला आया था जिसमें वो उनको इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किया था। लेकिन वो सिचुएशन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहली दफा हो रही है। ना वजीर आजम का इस तरह हो सकता है, ना वजीर आला का हो सकता है। तो अब उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो तजवीज एक है, और वो तजवीज जो है वो ये है कि वजीर आला जो थे एक्स और जो एक्स लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो आपस में बैठ जाए और वो 2 नाम दे दें और वो इलेक्शन कमीशन को भेज दें। लेकिन ये स्ट्रिक्टली आईनी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब इस सारे मामले में हम देखते हैं तो द बक स्टॉप्स एट द इलेक्शन कमीशन। ठीक। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ही को जाना था, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला जाएगा। लेकिन इन मीनवाइल क्या किया जाए वो बड़ा जरूरी है जी। उसके लिए आइन ही में लिखा है कि अगर किसी सूबे में जो इंतजामी उमूर जो हैं, यानी हुकूमत जो है वो ना चल सके आइन के मुताबिक, तो गवर्नर जो है वो फिर
प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है। अच्छा। और वो एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, ये आर्टिकल 234 है। अच्छा। जिसके तहत सदर मुमलिकत सारे इख्तियारात सूबे के जो इंतजामी उमूर है अपने पास भी रख सकते हैं और गवर्नर को भी तफवीज कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, प्रोक्लेमेशन नहीं आया, लेकिन ये आ जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये एक तरीकाकार हो सकता है? लेकिन अशतर साहब से यहाँ पर एक मामला तो वो 9.5 माह से वजीर आला थे। आमतौर पर जो निगरान सेटअप होता है वो 90 रोज 60 रोज के लिए होता है। दूसरा, इसमें कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि एक सेनेट का तरीका भी मौजूद है। तो आपको लगता है ये मामला उधर भी जा सकता है, या अगर देखा जाए नजीर को जो पीएम के लिए इस्तेमाल होता है तो वो यहाँ पर भी जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, बाय रेफरेंस ये बात की जा रही है जी। लेकिन अगर इसके ऊपर गौर व खौज किया जाए तो जो मामलात होते हैं वजीर आजम की इलेक्शन के, वही आइन कहता है कि वही मामला जो है वो नीचे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो फौरी जो अमल है वो है प्रोक्लेमेशन। जितनी देर में ये सब कुछ होगा उस वक्त तक आपका सूबा जो है बगैर हुकूमत के नहीं चलना चाहिए। गवर्नर के पास कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं है जब तक कि उनको आइन के तहत वो तफवीज न कर दिए जाएं। तो ये है सारा सिलसिला। और गवर्नर को ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन इस सूरत हाल में तफवीज करेगा या फिर सदर मुमलिकत करेंगे? सदर मुमलिकत करेंगे। और आर्टिकल 234 है जो ये कहता है कि अगर किसी सूबे के इंतजामी उमूर जो है वह आइन के मुताबिक न चल सकते हों तो वजूद, तो वो फिर चिट्ठी लिखेंगे गवर्नर, जो चिट्ठी लिखेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। और प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फैक्शन करके इसके ऊपर कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। राइट। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब हमारे साथ थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, मारूफ कानूनदान। बात कर रहे थे कि अब आगे तरीकाकार क्या हो सकता है या होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।